आप देखेंगे अर्थव्यवस्था, ठीक है। फोन पे की लंकापे के साथ साझेदारी की है, ठीक है। किसके साथ? फोन पे ने किसके साथ साझेदारी की है? लंकापे के साथ, ठीक है। फोन पे क्या है? एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। पेमेंट गेटवे क्या होता है? जैसे मान लीजिए फोन पे एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है, किसके किसके बीच में? आपके और बैंक के बीच में, ठीक है। फोन पे ने लंकापे के साथ साझेदारी की ताकि उपयोगकर्ता को श्रीलंका के सभी हिस्सों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सके, ठीक है। ध्यान में रखना। तो यूपीआई के सभी माध्यम से श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में मतलब व्यापार आप कर सके, इसके लिए फोन पे है, ठीक है। और लंकापे की बात करेंगे तब फोन पे की तरह श्रीलंका में भी हो सकता है कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है। आप देखेंगे फोन पे के उपयोगकर्ता यदि श्रीलंका की यात्रा कर रहे हैं तो यूपीआई के उपयोग करके लंकापे क्यूआर के माध्यम से व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो लंकापे की बात करेंगे, वहां पे गेटवे है, उसके क्यूआर पे आप पेमेंट कीजिए, आपके फोन पे से पेमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे यूपीआई क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। और ये क्या है? तो एक प्रकार का आप देखोगे तो पेमेंट करने का एक तरीका है यूपीआई। और इसको जो पेरेंट कंपनी जो है, जो इसको लीड करती है, वो एनपीसी है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन होता है, ठीक है। वह यूपीआई को लीड करती है। और श्रीलंका का जो वहां का जो पेमेंट गेटवे जो है या फिर पेमेंट नेटवर्क, उसका नाम है लंका पे। क्या नाम है उसका? लंका पे। और भारत में क्या है? फोन पे, ठीक है। मतलब अगर श्रीलंका में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आप फोन पे से आप चाहो तो लंका पे के क्यूआर कोड पे पेमेंट करके आप आराम से चीजों को जो कीमत होगा उसका आप चुका सकते हैं। उपयोगकर्ता लंका पे क्यूआर को कोड को स्कैन करके सुरक्षित एवं शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब उनके अपने साथ नगद राशि रखने फिर करेंसी कन्वर्जन दरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता होगा आप किसी भी देश में सर जाते हो तो इन अब क्या? सर एमपीसीयू या एमपीसीआई होगा। एनपीसी नेशनल नेशनल पेमेंट कारपोरेशन होता है ना, एनपीसीआई साथ होता है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने एनपीसी भी केवल बोला, आई अपना इंडिया लगा लो उसमें से, ठीक है। इसी को मतलब क्या होता है ना, यही यूपीआई को लीड करती है, या फिर जितना भी पेमेंट गेटवे होता है ना सब एनपीसीआई के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए, जी जी। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना, आप किसी भी देश में जब जाते हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है ना, आपको करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ता है और इसके बदले में 5% 10% आपको देनी होती है। लेकिन अब ये सुविधा हो जाने से सबसे पहली बात तो आपको कैश लाने और ले जाने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैश आप किसी दूसरे देश में ले भी नहीं जा सकते हैं और वहां से बहुत ज्यादा कैश को लेकर भी नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ काम होता है ना, एक फेमा है, ठीक है। फेमा एक्ट है जो कि इन सारी चीजों पे ध्यान रखती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे श्रीलंका की कौन सी कंपनी है या फिर कौन सा गेटवे है जिसका फोन पे के साथ समझौता हुआ है, तो क्या बताएंगे? सिंपल प्रश्न यही है। लंका पे की श्रीलंका पे क्या नाम है उसका? लंका पे, ठीक है। ध्यान में रखना। अब आते आगे देखेंगे आई आई एस ए, ठीक है। आई आई एस ए एवं फिक्की द्वारा समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की होता है, ठीक है। और आई आई एस ए का फुल फॉर्म का इंडियन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। किस बात को लेकर समझौता, उस पर जरा हम लोग बात करते हैं। के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास किया जा सके तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ किया जा सके, ठीक है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स तथा भावी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ज्वाइंट टास्क फोर्स मतलब क्या करना है? गठित करना है। इसका पर्पस क्या होगा? तो उद्देश्य प्रौद्योगिकी परामर्श गोलमेज का आयोजन, व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ावा देना, मतलब मुख्य रूप से ट्रेड को बढ़ावा देना है, सिंपल सी बात है। और किसके किसके बीच में समझौता? तो आई आई एस ए के बीच में और साथ में फिक्की के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। और आई आई एस ए का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन होता है। और फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब फिक्की का स्थापना घनश्याम दास बिरला के प्रयत्नों से किया गया था और 1927 में किया गया था। कब किया गया फिक्की की स्थापना? 1927 में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ था
ठीक है, किसके सलाह पे? महात्मा गांधी की सलाह पे, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या थे? दोनों के दोनों व्यापारी थे। ठीक है, दोनों के दोनों व्यापारी वर्ग से, क्या बोलते हैं उनको, ये व्यापारी वर्ग से आते थे। ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला को मुख्यतः योगदान जाता है। साथ में पुरुषोत्तम ठक्कर का भी नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, तो शुभ्रकांत पांडा की बात करेंगे तो फिक्की के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, एक फिक्की के एक ही अभी तक मात्र एक ही और शायद पहली महिला बनी थी, उनका नाम क्या था? फिक्की की जो अध्यक्ष बनी थी, फर्स्ट फीमेल, एंड वो अभी तक केवल एक ही है। क्या नाम है उनका फिक्की की बनने वाली? फिक्की को कोई महिला अध्यक्ष बनी है कि नहीं अभी तक? गूगल करके बताइए, कंफ्यूज कर रहा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिलायंस एवं, ठीक है, रिलायंस एवं रॉसनेफ्ट द्वारा रूबल में तेल व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। रूबल कहाँ की करेंसी है? कहाँ की करेंसी है रूबल? रशिया की है। रसिया की करेंसी है रशिया रूबल। की है। वेरी गुड। ठीक है, आप देखिए ना, एक डॉलर की मोनोपोली चल रही है। क्या चल रही है? डॉलर की मोनोपोली चल रही है। ठीक है, एक समय, ठीक है, पाउंड की मोनोपोली थी। ठीक है, द्वितीय विश्व तो से ये पहले, वॉल्यूम कौन सा है? 7। ठीक है, द्वितीय विश्व से पहले आप देखोगे पाउंड की मोनोपोली थी, अभी जाके डॉलर की मोनोपोली चल रही है। लेकिन बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो चाहते हैं से मतलब क्या करें ना, से हम अपने निजी करेंसी में व्यापार करें, ताकि उनका करेंसी जो है डॉलर की तुलना में ज्यादा कमजोर ना हो, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है और बाकी देशों की करेंसी मतलब कमजोर हो रही है। ये चाइना भी व्यापार कर रहा है तो डॉलर में व्यापार करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है हम अपने करेंसी में व्यापार करें। रसिया तो डॉलर से खुद ही परेशान है, तो वो भी चाह रहा है रूबल में व्यापार करें। अब भारत भी चाह रहा है भाई साहब हम जो है अपने करेंसी में व्यापार करना शुरू करें। ठीक है, अब दिक्कत ये हो रहा है ना सर, भारतीय करेंसी अभी किसी अन्य देश की करेंसी दुनिया के बहुत सारे देश जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इंडियन करेंसी के लेकर आप दुनिया के किसी देश में जाओगे तो आपको दिक्कतें हो जाएगी, नहीं चलेगी जल्दी। ठीक है, लेकिन डॉलर कोई भी लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दुनिया का बहुत सारा व्यापार जो होता है डॉलर के माध्यम से होता है। तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस के रॉसनेफ्ट के साथ एक वर्षीय समझौता किया है। तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्री क्या चीज की व्यापार करती है? तेल की व्यापार, बहुत सारे व्यापार करती है, लेकिन रिलायंस का अपना तेल का भी व्यापार है। ठीक है, और रशियन कंपनी जो है रॉसनेफ्ट, मैंने कल ही बताया था, कभी भी दो देशों के बीच में समझौता, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी समझौता होगा ना, तो दोनों के तरफ से या तो कुछ बैंक, दोनों बैंक इन्वॉल्व होते हैं वित्तीय लेन देन के लिए, और या फिर कंपनी इन्वॉल्व होता है, दोनों के दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे जो समझौता जो हुआ है रॉसनेफ्ट और रिलायंस का, रूबल में तेल व्यापार करने के लिए, ध्यान में रखेंगे क्या है समझौता में? तो इस समझौता का उद्देश्य रूबल मुद्रा में एक माह में तेल के कम से कम 3 मिलियन बैरल प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब 3 मिलियन बैरल को मतलब प्राप्त करना है रसिया से, और रसिया भारत को बहुत ही सस्ते कीमत पे तेल दे रहा है। ठीक है, और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तेल व्यापार जो करते हैं तो लीटर में नहीं करते, बैरल में करते हैं। ठीक है, एक बैरल में कितने लीटर होते कोई बताएगा मुझे? 159। 159 लीटर होता है। वेरी गुड। ठीक है, कितने लीटर? तो 159 लीटर की बात करेंगे एक बैरल में होता है। ठीक है, और रसिया से हम लोग कितने बैरल लेने वाले हैं? 3 बिलियन, 3 मिलियन बैरल लेने वाले हैं, वो भी एक माह में। ठीक है, रूबल में भुगतान को अपनाने के लक्ष्य पश्चिमी आर्थिक प्रणाली विकल्प को तलाशना है, क्योंकि भाई हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्या अभी भी वेस्टर्न का, वेस्टर्न जो वहां का जो फाइनेंशियल जो है सिस्टम है उसी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। एक एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं निफ्ट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? NIFT है कि कुछ भी, निफ्ट पेमेंट सिस्टम उसको कहा जाता है। स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट। अब सॉरी, स्विफ्ट, स्विफ्ट निफ्ट बोलना, स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। अब दुनिया का जो भी व्यापार जो होता है ना स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के तहत ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दुनिया के किसी दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, फिर पेमेंट ले रहे, जैसे कोई यूट्यूबर है, अगर उसको पेमेंट लेना है अमेरिका से, अगर पेमेंट लेना है क्योंकि अमेरिकन कंपनी यूट्यूब है, तो उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी तरीके से अमेरिकन का क्या है, यहाँ पे मोनोपोली है। अब मान लीजिए किसी देश के साथ उसका संबंध खराब हो जाएगा तो उस देश को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देगी, मतलब उस देश का कोई भी बैंक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए जितने भी बैंक होते हैं उसका एक स्विफ्ट कोड भी होता है। ठीक है, आपके भी बैंक का कोई ना कोई स्विफ्ट कोड होगा। ठीक है, जब भी आप इंटरनेशनल पेमेंट अगर करोगे तो आपको इसी पेमेंट के थ्रू आपको पेमेंट आपका होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप देखना से यहाँ पे रशिया के साथ जब यूएसए का संबंध खराब हुआ तो उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया।
तो अब दुनिया की देश समझ रही है कि भाई रसिया के साथ तो कभी भी किसी का भी संबंध खराब हो सकता है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो इशू जो आ रही है, इसके रिगार्डिंग इशू ये है, वैसे सब देश अपना एक पेमेंट नेटवर्क तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग एक अपना एक पेमेंट गेटवे तैयार कर ले, ताकि हमको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पे निर्भर न रहना पड़े। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना, अपनी करेंसी को मजबूत करना है, और जो बाइलिंगुअल ट्रेड जो होता है सो अपने अपने करेंसी में होगा, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे तो एक एक नया एक लोगो, एक नए देशों का समूह बन रहा है जिनका करेंसी का सिंबल आर होगा, ठीक है। उस सारे ही देश का नाम जो है, उस सारे ही देश का जो करेंसी जो है आर से ही शुरू होता है। जैसे इंडिया का करेंसी क्या है, रूपी, आर से है। रशिया का करेंसी क्या है, रूबल, वो भी आर से है। ब्राजील का करेंसी क्या है। ऐसे 5-6 देशों का एक समूह बन रहा है, सारे देशों का एक्चुअली मुझे नाम नहीं है, उनको आर नाम का करेंसी को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी करेंसी में सभी के सभी ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और इसका रेमबेबी किसकी करेंसी है, चाइना की करेंसी से, वो भी आर से है। और भी कुछ देश है इसमें शामिल है, मैं भी कहीं आगे दिया होगा, ठीक है। तो रूबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये रसिया का आधिकारिक मुद्रा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सिंपल सा इसका उद्देश्य से रूबल और रूपी में अगर ट्रेड होगा तो अमेरिका को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब दिक्कत की बात है ना से, रूबल अगर, रुपया अगर मान लीजिए, जैसे हम रसिया से तो हम तेल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन रसिया हमारे से क्या ले रहा है, रूपी ले रहा है। अब रसिया रूपी को लेके क्या करे, वो उसके साथ सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि उस रूपी को फिर रसिया क्या करेगा, फिर भारत से ही कुछ खरीदेगा, क्योंकि किसी दूसरे देश से तो रूपी एक्सेप्ट नहीं ना कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू निकल कर आ रही है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे आगे क्या है। तो आरबीआई द्वारा प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एवं फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया गया। तो ये रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, और साथ में क्या जारी किया गया, फिनटेक रिपोजिटरी रिपोजिटरी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इस लॉन्च का मुख्य उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को बढ़ाना है, खुदरा, जिसको रिटेल कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर की सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच को आसान बनाना है, तथा फिनटेक प्रक्षेत्र में संबंधित समझ को सुधारना। फिनटेक, फिनटेक समझ रहे हैं ना क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रवाह पोर्टल क्या है, तो किसी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनायक विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक बनाएगा। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों को खुदरा प्रत्यक्ष मंच तक, मतलब डायरेक्ट मंच तक सुविधाजनक एवं निर्बाध पहुंच, मतलब बिना किसी रोक टोक के निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। फिनटेक रिपोजिटरी भारतीय फिनटेक फर्मों का व्यापक डेटाबेस है। यह डेटाबेस नियामक दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझने और उचित नीति दृष्टिकोण को तैयार करने में भी मदद करेगा। तो इतना कुछ हमको ध्यान में नहीं रखना है, बस आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया गया, ताकि मतलब जो इन्वेस्टर जो है उनका पहुंच मतलब आसान हो सके, ठीक है। फिनटेक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फिनटेक इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा, ठीक है, जैसे आप जोमेटो देख रहे हो, ठीक है, अनअकैडमी है, ठीक है, बाइजू है, ये सब क्या है, सबके सब फिनटेक इंडस्ट्री में ही तो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, महाकृषि समृद्धि योजना, ठीक है। अब देखेंगे महाकृषि समृद्धि योजना क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। द बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए महाकृषि समृद्धि योजना की घोषणा की है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी की भाषा थोड़ी कठिन है, तो जिनको हिंदी में दिक्कत होता है, आपके पास इंग्लिश का ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ग्रुप में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में जाके, तो इंग्लिश के मैगजीन को आप खोल के रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कोई टफ वर्ड हो तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर दूं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए महाकृषि समृद्धि योजना की घोषणा की है, ठीक है। तो सिंपल प्रश्न, महाकृषि समृद्धि योजना की घोषणा किसने की है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसकी घोषणा की है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है योजना का, महाकृषि समृद्धि योजना। कृषि अधीसंरचना की परियोजना में खाद्य एवं कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए योजना एक सार्थक पहल है। इस योजना में उन स्टार्टअप्स को शामिल किया जाएगा जो प्रसंस्करण, मतलब प्रसंस्करण का प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग संबंधी गतिविधियों तथा कृषिगत अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में संलग्न है। मतलब कृषि से संबंधित जो जुड़े कार्य है उनके डेवलप में लगे हुए जो भी इंडस्ट्री है उनको मतलब क्या करना है, डेवलप करना है। तो महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी, इसको आप याद रखिए, ठीक है। डिज्नी द्वारा टाटा प्ले की, ठीक है, 30 हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचने की योजना बनाए गए, ठीक है। अब डिज्नी क्या है, आप में से कितने लोग हॉट स्टार यूज करते हैं, ठीक है।
तो हॉट स्टार कभी भारतीय कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आई थिंक इसको वाल्ट डिज्नी ने भी, उसका भी कुछ शेयर है, ठीक है। तो वाल्ट डिज्नी जो है इंटरटेनर कंपनी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसे कैसे मैं बताऊं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जानते हैं ना, ओवर द टॉप, ठीक है। तो वाल्ट डिज्नी का अपना मतलब बहुत सारे मतलब इंटरटेनिंग चीजें आती है, और उसने मतलब क्या किया, तो वाल्ट डिज्नी कंपनी टाटा प्ले लिमिटेड से अपनी 30% हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचेगी। तो टाटा प्ले लिमिटेड में उसकी 30% हिस्सेदारी जो थी वो टाटा समूह को बेच देगी। इस खरीदारी से टाटा समूह का टाटा प्ले पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, ठीक है। और इस लेन देन का कीमत की बात करेंगे तो $1 बिलियन मतलब होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किसके साथ ये समझौता हो रही है, तो डिज्नी द्वारा टाटा प्ले की 30% हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचने की योजना बनाई जा रही है। आज की कीमत कितनी होगा, तो $1 बिलियन होगा। घाना, ठीक है, घाना रिलायंस गठजोड़। घाना ने रिलायंस जियो, टेक महिंद्रा तथा अन्य संबद्ध कंपनियों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए ताकि अफ्रीकी देशों में 4G एवं 5G अधिसंरचना का निर्माण हो सके। मतलब अफ्रीकी देश काफी पिछड़े हुए हैं, अभी भी वहां पे मतलब 5G का तो बात छोड़िए, 4G भी सही से नहीं है। इसके लिए घाना ने क्या किया है, घाना का कैपिटल का कोई बताएगा, घाना का कैपिटल? अकरा है। अका आकरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो घाना ने रिलायंस जियो के साथ, टेक महिंद्रा के साथ और भी जो इस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री जो है उनके साथ समझौता किया, ताकि जो अफ्रीकन कंट्री जो है अब 4G और 5G, ठीक है, अधिसंरचना का निर्माण किया जा सके। इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या था, घाना की टेलीकॉम क्षमता में वृद्धि करना। एनजीआईसी जो इस वर्ष के अंत तक कार्य करने की योजना बना रहा है, का उद्देश्य कुछ एक बड़ी आईटी कंपनियों के साथ मिलकर वहनीय डिजिटल सेवा प्रदान करना। मतलब मुख्यतः वहां पे डिजिटल सेवा प्रदान देने के लिए, ठीक है, घाना ने रिलायंस जियो, टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया ताकि वहां पे भी, ठीक है, जियो की सर्विसेज आए। मतलब जियो की सर्विसेज डायरेक्ट नहीं आएगी, वहाँ पे घाना टेलीकॉम की सर्विसेज आएगी, और वो भी आगे चल के जियो के मार्ग पे चलते हुए रिचार्ज को 30-30% हर साल महंगा करते रहे, ठीक है। उपभोक्ता एवं, ठीक है, निर्वर्त्य मेडिकल सामग्रियों का निबल निर्यातक, ठीक है। निर्वर्त्य क्या होता है, इसका इंग्लिश तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो उपभोज्य, ठीक है, जिसको कंज्यूमिंग कहते हैं, ठीक है। निर्वर्त्य मेडिकल सामग्रियों का निबल निर्यातक, ये सब ना डायरेक्ट का मतलब, कंज्यूमरेबल्स, कंज्यूमरेबल्स। तू तो इसको बोलते हैं ना, उपभोज्य को तो कंज्यूमेबल बोलते हैं, ठीक है। जो भी है देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या है। ये लोग क्या करता है ना, इंग्लिश मैगजीन बनाता है और उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो वो काफी टफ वर्ड ले लेता है, ठीक है। अब भारत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के लिए उपभोज्य एवं निर्वर्त्य मेडिकल सामग्रियों का निबल निर्यातक बन गया, ठीक है। भारत में कौन से शहर को फार्मास्यूटिकल सिटी के तौर पे जाना जाता है, जो कि बहुत अधिक फार्मास्यूटिकल चीजों का उत्पादन करता है, वो कौन सा शहर है जिसको फार्मास्यूटिकल सिटी भी कहते हैं? हैदराबाद है, पुणे है। हैदराबाद सही है, ठीक है, हैदराबाद को ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अनुसार पिछले वर्ष उपभोज्य एवं निर्वर्त्य मेडिकल सामग्रियों का निर्यात आयात से बढ़ गया है। हालांकि मेडिटेक प्रक्षेत्र में आयात वृद्धि दर्ज की गई है। यह आयात अमेरिका, चीन एवं जर्मनी जैसे देशों से किया जाता है। तो भारत की बात के फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में अगर बात करेंगे तो भारत का निर्यात तो बढ़ा, मतलब दूसरे देशों का फार्मास्यूटिकल उत्पाद को बेच तो रहे हैं, लेकिन मेडिटेक के क्षेत्र में आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। मेडिटेक के क्षेत्र में हम लोग कहाँ से मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो चीन से, अमेरिका से एवं जर्मनी से करते हैं, ठीक है। भारत में मेडिटेक क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। भारत में मेडिटेक प्रक्षेत्र के लिए 28% वार्षिक वृद्धि दर की अपेक्षा की जा रही है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक इस प्रक्षेत्र में, ठीक है, आकार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा। एशिया में मेडिकल डिवाइसेस के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार भारत है तथा वैश्विक रूप से वो 20वें स्थान पर। मेडिटेक समझते हैं ना क्या होता है, मतलब मेडिकल में टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे टूल्स। आप जाते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में जाइएगा तो बहुत सारे मशीन होगा, बहुत सारे टूल्स होगा, सबके सब क्या मेडिटेक है। अब फार्मास्यूटिकल में क्या होगा, मेडिसिन वगैरह होगा जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। तो मेडिसिन वगैरह के इस समय तो भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा देश के तौर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो है ही, ठीक है। कोविड के समय में देखे होंगे से जब सारा दुनिया ने जब सहारा छोड़ दिया था, तब भी भारत अपने इतनी बड़ी जनसंख्या को पूर्ति करने के बावजूद भी हम लोग दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मेडिटेक की स्थिति ठीक नहीं है, ये अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इम्पोर्ट करते हैं, अपने देश से हम मंगाते हैं। और कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, तो आप देखेंगे अमेरिका से, चीन से, जर्मनी से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मार्केट जो है ना,
ये 2030 तक इस क्षेत्र में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगी ये मार्केट, ठीक है। और एशिया में मेडिकल डिवाइसेस के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार भारत है। एशिया में 4 नंबर पे है और दुनिया में 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए भारत का भी अब बात करेंगे तो भारत का टोटल कैपिटल की बात करेंगे या फिर जीडीपी की बात की कितने ट्रिलियन डॉलर का अभी, ठीक है, अभी कितने हैं? 3 ट्रिलियन डॉलर है, आई थिंक 3 2.6 ट्रिलियन है, ठीक है, लेकिन ये 5 ट्रिलियन डॉलर के उच्च स्तर पे, ठीक है, जा सकता है, ठीक है। भारत का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के उच्च स्तर पे पहुंच गया। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ठीक है। 3 ट्रिलियन तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 5 के आसपास चला गया, ठीक है। इस अभूतपूर्व उछाल का मुख्य कारण लघु एवं मध्यम, ये हालांकि ये इसके बारे में नहीं बात हो रही है, ठीक है, सॉरी, ये भारत के जीडीपी के भारत का जीडीपी तो 3 ट्रिलियन है, ये इसके बारे शेयर मार्केट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल फंड के बारे में बात हो रही है, वो 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो भारत का जो कैपिटल फंड होता है तो उसमें तो मतलब किसी दूसरे देश के लोग भी तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, अमेरिका का भी इन्वेस्ट है, कनाडा का भी इन्वेस्ट है, रशिया का भी इन्वेस्ट हो सकता है, जापान का भी इन्वेस्ट होता है, वो 5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया है, ठीक है। आप देखेंगे मतलब शेयर मार्केट के बारे में बात हो रही, समझ रहे हैं ना, जीडीपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये शेयर मार्केट के बारे में बात हो रही है। भारतीय बाजार 6 महीनों की अवधि में 4 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत, अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर के विशिष्ट बाजार पूंजीकरण क्लब में शामिल होने वाला 5वां देश पहुंच गया। मतलब अमेरिका है, चीन है, जापान है, हांगकांग है और उसके बाद मतलब हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग किसे पीछे करके 5वें नंबर स्थान ग्रहण किए? किसी ने किसी को तो पीछा तो किए ही होंगे। ये 5 नंबर पे कौन रहा होगा पहले से, नाम भूल रहा हूँ, यूके वगैरह था क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी अमेरिका है, चीन है, जापान है, हांगकांग है, उसके बाद भारत है। क्या हांगकांग, हांगकांग का पोजीशन और इंग्लिश में डिफरेंस है क्या? इसमें तो काफी चीजें मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? जैसे आपने कंट्रीज के नाम बताए वो इंग्लिश वाले में नहीं था, और आपने जो पहला उसका फोन पे और लंका पे का जो टाई अप हुआ है वो भी इसमें नहीं था। वॉल्यूम 7 है कि नहीं? हाँ, वॉल्यूम 7 ही है, आप जो भी बता रहे हैं मैं से फॉलो कर रही हूँ ना, पर जो कुछ कुछ चीजें इसमें मिसिंग है। अब क्या पता आप कैसे ही लोगों ने बनाया है, ठीक है, देखना होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे गलत दिया, हांगकांग को साथ पछाड़ कर भारत साथ 5वें नंबर पे गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, शेयर मार्केट का रैंकिंग जरा चेक कर लीजिए, ठीक है। जो भी हो, भारत इंडिया का पूंजी का क्या, हांगकांग पीछे हो गया था सर भारत से, तो जापान आ भारत गया चौथे था। नंबर पे है। नहीं, जापान आ गया हांगकांग की जगह पे और हांगकांग नीचे हो गया, ये है। अब भारत कितने नंबर पे है? 5वें पे ही है। अच्छा ठीक है, जो भी हो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल पहुंच गया भारत का। ये भी आपको ध्यान में, जीडीपी के टर्म से नहीं है, ठीक है, शेयर मार्केट के टर्म से बात हो रही है, ठीक है। जीडीपी में अभी हम 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब आते हैं सीडीबी। सीडीबी के एयरबस के साथ सौदारी। एयरबस क्या है पहले, एयरबस है क्या? कंपनी है फ्रांस की एयरबस। हाँ ठीक है, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी एयरबस जो कि फ्लाइट वगैरह बनाती है, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें बोइंग है, ठीक है, बोइंग कहाँ की कंपनी? बोइंग अमेरिका। बोइंग यूएसए की है। यूएसए की कंपनी है, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे, एक कंपनी यहाँ का भी है, ब्रिटेन की भी बहुत बड़ी कंपनी, वो भी मतलब इंजन वगैरह बनाती है, ठीक है, जहाज का इंजन वगैरह बनाती है, उसका नाम क्या है? एयरबस फ्रांस का है, बोइंग है ब्रिटेन की कंपनी, उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट नहीं, डसॉल्ट और राइफल वो वगैरह तो बनाती फ्रांस नहीं, से वो नहीं, है। वो फ्रांस का डसॉल्ट, ठीक है। और नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, लेकिन एक ब्रिटेन की भी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। जैसे कि एयरबस फ्रांस का हो गया, और ये आपका क्या नाम है इसका, बोइंग। बोइंग अमेरिका का होगा। उसी तरह ब्रिटिश भी बहुत बड़ी कंपनी है, नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तीनों जो है सो जहाज निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय नाम है, ठीक है। सिडबी ने भारत में हेलीकॉप्टर खरीद के लिए वित्त प्रदान करने हेतु एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ साझेदारी की, ठीक है। सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में, ठीक है। सिडबी ने एयरबस हेलीकॉप्टर के सहयोग से भारत में हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य देश में संभावित सिविल हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबस हेलीकॉप्टरों के लिए वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है, ठीक है। एयरबस यूरोपीय एयरक्राफ्ट विनिर्माता जो बोइंग कंपनी के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक एयरक्राफ्ट निर्माता है, ठीक है, आफ्टर बोइंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
बोइंग के बाद। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे बड़ी बोइंग है, शेयर बोइंग अमेरिकन। शेयर मार्केट में सर भारत का स्थान चौथा है इसमें। शेयर मार्केट में चौथा है। हाँ, चौथा है, यही अमेरिका मैं है। बोला ना, ये अमेरिका, चीन, जी जी जापान, भारत, फिर हांगकांग, यही जी ना। जी 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 हाँ, वही हांगकांग मुझे पर। लगा डाउट, ठीक है, वही मेरे डाउट है, ये जी हांगकांग को पछाड़ के भारत बना है, ठीक है। जी तो मतलब जी सबसे बड़ा अमेरिका होगा, फिर मतलब चीन जी होगा, फिर जापान होगा, फिर भारत होगा, फिर आपका हांगकांग आएगा, ठीक है। और ये भी चेक कर लीजिए, जैसे बोइंग बताया अमेरिका का, और एयरबस फ्रांस का, उसी तरह एक ब्रिटिश कंपनी भी है, ठीक है, जो इंजन बनाती है। रोल्स रॉयस भी इंजन बनाती है, हालांकि वो कार निर्माता कंपनी है, लेकिन वो इंजन भी बनाती है जहाज का। लेकिन और भी एक कंपनी है ना जो जहाज ही बनाती है, मेनली ब्रिटिश कंपनी है। चेक करके बताइए क्या नाम है। अभी टाटा के साथ व्यापार के लिए जब समझौता हुआ था, टाटा जब फ्लाइट करने वाली थी, तो तीनों कंपनी इन्वॉल्व हो गया था। मतलब हम टाटा फ्रांस से भी कुछ खरीद रही थी, बोइंग से भी कुछ ले रही थी, और ब्रिटिश कंपनी से भी कुछ ले रही थी। मतलब जहाज के पार्ट बनाने के लिए तीनों कंपनियां जानी जाती हैं। 2022 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी के रूप में उभरा है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ दिन पहले ही, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। लेकिन चीन कह रहा था कि डाटा गलत है, हम भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन 23-24 में नया डाटा निकल कर है, तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर की बात करेंगे, ठीक है, तो कौन हमारा फिर से बन गया, तो चीन बन गया, ठीक है। 2023-24 में चीन भारत के सबसे बड़े साझेदार, दोनों देशों के बीच में अगर बात करें, $118 बिलियन का व्यापार हुआ है। और के रूप में उभरा। चीन के बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। और जब हम अमेरिका के साथ हम व्यापार करते हैं, तो हम लोग ट्रेड प्लस में होते हैं या फिर ट्रेड डिफिसिट होता है अमेरिका के साथ। सरप्लस होता है। हाँ, ट्रेड सरप्लस में होते हैं। लेकिन जब हम चीन के साथ व्यापार करते हैं, तो फिर हमारी स्थिति क्या हो जाती है। डेफिसिट। हाँ, मतलब चीन किसी के साथ भी व्यापार करे ना, तो वो मतलब डिफिसिट में ही रहता है, ठीक है, भारत के साथ ही नहीं, ठीक है, किसी भी देश के साथ करे, डजेंट मैटर, उसमें चीन ही प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि एक ऐसा देश है ना जो सब कुछ बनाता है, ठीक है, जिंदा इंसान भी बना सकता है, ठीक है, तो उसको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ, ठीक है, $36.74 बिलियन का व्यापार, ठीक है, अधिक के मतलब ट्रेड सरप्लस रहा, ठीक है। अमेरिका के साथ क्या रहा हमारा, ट्रेड सरप्लस रहा, ठीक है। भारत अपने 10 शीर्ष साझेदारों में से 9 देशों के साथ व्यापार घाटा रहा। इन देशों में चीन, रूस, सिंगापुर इत्यादि शामिल है, ठीक है। मतलब 9 के साथ मतलब हमारा क्या था, व्यापार घाटा में रहा। और केवल अमेरिका के साथ ही हमारा क्या है, ट्रेड प्लस है, ठीक है। और ये भी अगर ट्रंप अगर आ गया, तो हो सकता है दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। ट्रेड, क्योंकि जब ये ट्रम्प जाता है ना, ट्रम्प सब कुछ में ठीक है, लेकिन वो ट्रेड बार करना शुरू कर देता है। ट्रेड बार वो चीन के साथ करता है, उसमें भारत को भी लपेट लेता है, ठीक है। तो ट्रम्प के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा व्यापार संबंध जो होता है खराब हो सकता है। जिस समय ट्रम्प का रीजन था, तो उस समय भारत और अमेरिका के बीच में संबंध खराब काफी थे। एक बाइक को लेकर उसने क्वेश्चन किया, हार्ले डेविसन की गाड़ी आती है, ठीक है, उसका कीमत अमेरिका में कुछ होता है, लेकिन भारत में आती है तो उसका कीमत 2.5 गुना के आसपास बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को लेकर उसने ट्रम्प ने ऑब्जेक्शन किया था, और उसी के आसपास में बहुत सारी चीजों को मतलब उसने कर दिया था, और भारत में बोला था इन चीजों को सस्ता करने के लिए। तो ट्रम्प के साथ आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा ट्रेड खराब हो सकता है। हालांकि इस बार हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस रहा, कितना रहा, 36.74 बिलियन का रहा। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा इनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इनको, ठीक है। 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए की आरबीआई डिविडेंड के रूप में, ठीक है। तो 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए आरबीआई डिविडेंड के रूप में, क्या है देखते हैं इसको, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड ट्रांसफर की स्वीकृति दी है, जो अपने पास में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। मतलब डिविडेंड की लाभांश होता है, क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसका, लाभांश बोलते हैं, ठीक है। कितना, 2.11 लाख करोड़ रुपए की ट्रांसफर की स्वीकृति दे दी है। 22 मई 2024 को मुंबई में हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के पश्चात घोषणा की गई। 2023-24 के लिए आकस्मिक बफर जोखिम में 6.5% की वृद्धि के बावजूद यह अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड है, ठीक है। और कितनी इसकी राशि है, तो 2.11 लाख करोड़, ठीक है। थोड़ा देर और करते 5 मिनट। 2023 में भारत का रिकॉर्ड निर्यात हुआ, हम लोगों ने खूब निर्यात किया है। अब कितना किया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने 23-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का निर्यात किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। तो पहले था, अभी भी वही है।
देख लीजिएगा, अभी सरकार चेंज हुआ है तो मे भी कहीं बदल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हम किनके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं और किनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024 में 325.3 बिलियन डॉलर से रहा। ठीक है, अब उसके बाद इतना था। ठीक है, 23-24 में कितना था? 325.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 341.1 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात 451 बिलियन डॉलर से घटकर 337 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब हम लोग सर्विस सेक्टर में हम लोग का एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो कमर्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसका क्या हुआ? डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, मतलब सर्विस सेक्टर का हम लोग बहुत अधिक मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। अब सर्विस सेक्टर में क्या होगा? बहुत सारा होगा, सॉफ्टवेयर आता है, जैसे सर्विसेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए अमेरिका में जॉब कर रहा है, तो वो सब भी मतलब इसी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। किनके साथ हम निर्यात करते हैं? चीन, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात एवं सिंगापुर उन देशों की श्रेणी में है जिनके साथ भारत के निर्यात में गत वित्तीय में 23-24 में वृद्धि हुई है। मतलब इनके साथ हमारा व्यापार बढ़ा है। रूस के साथ तो बढ़ना स्वाभाविक है। रीजन क्या है? रूस के साथ हमारा व्यापार क्यों बढ़ रहा है? क्या खरीद रहे हैं रूस के साथ जो हमारा ट्रेड बहुत बढ़ रहा है? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल अब पेट्रोलियम खरीद के हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम खरीद के क्या करते हैं? दूसरे कंट्री को बेचते हैं महंगा। हाँ, बेच एक्सपोर्ट देते कर हैं रहे हैं। उसको। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी है ना, बहुत सारा ऑयल रिफाइनरी हमारे यहाँ, बहुत सारे देशों में ऑयल रिफाइनरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? सस्ता कीमत पे पेट्रोलियम क्या करते हैं? खरीदते हैं, उसको हम रिफाइंड करते हैं और दूसरे देशों को बेच देते हैं। ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये काम चाइना भी कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है ना, रसिया से सस्ते कीमत पे ऑयल खरीद रहा है। ठीक है, उसको अपने यहाँ रिफाइंड करता है, किसको बेच देता है? यूरोप को बेच देता है। और यूरोप ऐसा मूर्ख है, वो बोला सर रसिया से हम कुछ नहीं खरीदते हैं क्योंकि रसिया यूक्रेन पे हमला कर रखा है, रसिया से कुछ हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन जो ऑयल वो खरीद रहा है वो भी रसिया का ही है, लेकिन मूर्खता उसकी इस हद तक है कि रसिया में वो सामान 2 रुपया में बिक रहा था, वो चाइना उसको 2 रुपया में खरीद के उसको यूरोप के 5 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, सेम चीज है, चीजें में कोई अंतर नहीं, वही चीज है, बस इसमें मीडिएटर की भूमिका कौन कर रहा है? तो यहाँ पे चाइना मीडिएटर की भूमिका कर रहा है, मतलब सस्ते कीमत पे तेल को खरीद रहा है, उसको रिफाइंड कर रहा है और उसको मतलब यूरोप में बेच दे रहा है। और ये लोग यूरोपियन लोग जो है सब खुश हो रहे हैं, सर हम तो रसिया से कुछ नहीं खरीदे। तो वायल आ कहाँ से रहा है? ठीक है, तो रसिया से ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि विदाउट गैस के यूरोपियन कंट्री रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि वहां पे मतलब इतना टेम्परेचर लो होता है कि घर में हमेशा वहाँ के घर को मतलब टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है, बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा घर के अंदर का टेम्परेचर होता है, उसके लिए वहां पे 24x7 घर में गैस जलानी पड़ती है। अगर ये चीज अगर वहां पे खराब हो जाए ना तो वहाँ पे सरकारें गिर जाएगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा रसिया के साथ भी हमारा व्यापार संबंध बढ़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा अच्छा ट्रेडिंग होता है, सिंगापुर के साथ भी बहुत अच्छा, एफटीआई में बहुत बड़ा योगदान सिंगापुर का भी है। शीर्ष 10 देशों की सूची में आने वाले अन्य देश में यूनाइटेड किंगडम है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है और दक्षिण अफ्रीका है। वहीं दूसरी ओर भारत का आयात 2022-23 में, ठीक है, आयात की बात करेंगे तो 898 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 2023-24 में 853 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब हम लोग बाहर से चीजों को कम मंगा रहे हैं। व्यापार घाटे जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया। 22-23 में व्यापार घाटा हमारा कितना था? मतलब समझ रहे हैं, 121.6 बिलियन डॉलर था, मतलब इतना हमारा व्यापार घाटा था, ट्रेड डिफिसिट था, जो कि मतलब 23-24 में घटकर मतलब कितना हो गया? 75.6 हो गया। ठीक है, अगर हम सरप्लस में नहीं रहे डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बराबर होना चाहिए। जितना हम आपको 10 रुपए का सामान दे रहे हैं तो आपसे भी हम 10 रुपए का सामान ही खरीद रहे हैं। एक चाइना के सेंस में क्या हो जाता है ना, हम उसको 10 रुपए का सामान देते हैं, वो हमको 25 रुपए का सामान बेच देता है, 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा भेजना शुरू कर देता है। हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमारी अब वो जिस फोन से हम पढ़ा रहे हैं, जिस लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, वो भी चाइना का, ये तो क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि भारत में बनती ही नहीं है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी बनाती है तो इतना ज्यादा महंगा होता है, उसको लोग क्या करते, वो नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दिक्कत है। चलिए और करवाऊं, XP100 क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 का नया अपना पार्सल निर्यात किया है। ठीक है, XP100 का अपना पहला पार्सल निर्यात किया है। ठीक है, देखेंगे यह भारत का प्रथम सुप्रियर 100 ऑक्टेन प्रीमियम स्तर का ईंधन है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको JNPT, हाँ, नवा सेवा महाराष्ट्र से लंका IOC से ले जाया जाएगा। ठीक है, लंका IOC श्रीलंका में IOCL की सहायक कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें XP100 क्या है। ठीक है, तो आप जाते हुएगा
कभी इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप पे जाते एक्सपी वगैरह ये सब लिखा रहता है, ठीक है। ये एक क्वालिटी का एक टाइप्स का मतलब पेट्रोलियम है, ठीक है। और ये किस प्रकार का ऑक्टोन ऑक्टेन प्रीमियम स्तर का ईंधन है, ठीक है। ऑक्टेन संख्या क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन होता है, सीटेन होता है। क्या होता है ऑक्टेन और सीटेन नंबर? E1020 लाइक पेट्रोलियम की क्वालिटी या डीजल की क्वालिटी बताने डीजल की क्वालिटी के लिए होता है आपका सीटेन होता है, ठीक है। और ऑक्टेन की बात करें पेट्रोलियम की क्वालिटी की जाती है, ठीक है। तो ऑक्टेन प्रीमियम स्तर का ईंधन जो किसको ये इंपोर्ट किया गया है, किसको भेज रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं हम लोग? श्रीलंका को, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको JNPT कहते हैं, या फिर नवा सेवा महाराज से लंका IOC, ठीक है। IOC लंका IOC ले जाया जाता है। लंका IOC श्रीलंका में, ठीक है, IOCL की सहायक कंपनी है, ठीक है। घरेलू स्तर पे XP100 इंडियन ऑयल के घरेलू ऑक्टामेक्स तकनीक से तरलता प्रदान करता है। इसका निर्माण हाई एंड व्हीकल वाहनों के लिए किया जाता है, मतलब वैसे वाहन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा जो कि हाई व्हीकल है, ठीक है, मतलब बड़े वाहन भारी वाहन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। XP100 की अनोखी एंटी नॉक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मतलब एक विशेष प्रकार का पेट्रोलियम समझ लीजिए जो कि मतलब हाई व्हीकल में इसका यूज किया जाता है। इतना ही ध्यान रखना है। XP100 ध्यान रखिए किसको हमने इसको निर्यात किया है, तो श्रीलंका को किया है। और किसने किया है? तो IOCL ने। किसने किया है? IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, ठीक है। XP100 तो रहने देते हैं, कल यहां से करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक और भी क्वेश्चन था, क्या जारी किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र? कृषि समृद्धि ना, इतना जल्दी भूल गए? कृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है ना। माँ कृषि समृद्धि योजना है। महाकृषि, मां नहीं, महाकृषि, ठीक है। डिज्नी अपना शेयर बेचने वाला किससे बेचेगा और किसका शेयर था? डिज्नी टाटा से बेचेगा। और शेयर किसका था? 30%। और टाटा का ही है, टाटा को ही बेचेगा, ठीक है। अब जब टाटा को बेच देगा तो टाटा प्ले जो है पूरी तरीके से ऑन बाई किसके द्वारा ऑन हो जाएगी? टाटा के द्वारा ऑन हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में आपको रुकना है। रिलायंस किस देश में जाके अपना एक नेक्सस बिल्ड किया है? देश का नाम क्या है? घाना। हालांकि नेक्सस शब्द गलत है, राजनीतिक गठजोड़ को नेक्सस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे, हाँ उसको नेक्सस कहते हैं। आप रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस रशियन उस कंपनी का नाम बताइए जिसका रूबल में व्यापार करने वाली, क्या नाम है उस कंपनी का नाम? रॉसनेफ्ट, ठीक है। और फिक्की ने किसके साथ समझौता किया है? इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, जिनको IISA कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फोन पे किसके साथ साझेदारी की है पेमेंट गेटवे को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में? लंका पे के साथ की है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और भी कुछ है क्या? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? RBI। बिल्कुल। फिनटेक रिपोजिटरी की बात करें, फिनटेक को आसान बनाने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI। RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। बात करेंगे हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर की बात करेंगे, दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, तो क्या बताएंगे? अमेरिका। अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड प्लस में रहा या फिर मतलब निगेटिव गया है? सरप्लस। सरप्लस में रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेडटेक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है या फिर भारत अभी भी इंपोर्ट कर रहा है मेडटेक को? इंपोर्ट कर रहा है 28%। इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात के फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में क्या है हम लोग? एक्सपोर्टर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करें भारत का जो कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है, मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो कितने ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया है? 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन के, ठीक है। भारत की बात के 4th स्थान पे है, तो भारत के नीचे कौन सा देश है? बैंकॉक 5वें पे है। हांगकांग, बैंकॉक नहीं, ठीक है। बैंकॉक का तो साथ उसका शेयर बाजार है भी कि नहीं, इसे नहीं पता है, ठीक है। और सिडबी की बात के, सिडबी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एयरबस के साथ। एयरबस के साथ, ठीक है। एयरबस कहाँ की कंपनी है, तो क्या बताएंगे? फ्रांस। बिल्कुल ठीक है, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ बात करेंगे केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए, ठीक है, RBI ने डिविडेंड के रूप में फंड ट्रांसफर की स्वीकृति दे दी है? तो 2.11 लाख करोड़, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
बात करेंगे हमारा 2023-24 में बात करेंगे तो हमारा इंपोर्ट कितने बिलियन डॉलर का हुआ है, तो क्या बताएंगे? 341.1 का। अरे नहीं, सर्विस सेक्टर में नहीं पूछ रहा हूँ, 778 टोटल है, ठीक है। कितना है? 778, 778। XP100 की बात करेंगे जो कि विशेष प्रकार का एक मतलब हैवी व्हीकल वायल है, ठीक है। वो किसको मतलब इंपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, श्रीलंका को, ठीक है। और कल क्या करना है ना, कल आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ से पट करानी है, ठीक है।